बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं लेखक स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित गद्य भाग नेताजी का चश्मा। और हमने अभी तक इसमें ये पढ़ा था कि एक छोटा सा कस्बा है और उस कस्बे का विकास जेडीए द्वारा किया जा रहा है और वहां पर एक नेताजी की मूर्ति भी लगी हुई है जो संगमरमर की है। और उस मूर्ति पर एक कमी है जो हमारे मुख्य किरदार हालदार साहब को खटकती है, और वो कमी है नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा जो रियल लगा हुआ है। और ये जिज्ञासा धीरे धीरे हालदार साहब में बढ़ती जाती है, तो वो एक दिन हिम्मत करके आसपास के किसी व्यक्ति से पूछने का प्रयास करते हैं। तो उनकी नज़र वहाँ पास में ही पान बेचने वाले एक दुकानदार के पास जाती है और उससे वो बातचीत करते हैं। तो दुकानदार उन्हें जो बात समझाता है वो उन्हें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि दुकानदार उन्हें खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। और वो ये बताता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, तो उसको वो बड़े चौखट चाहिए, तो हमारा कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला उतार कर दे देता है, उधर दूसरा बिठा देता है। यानी ये वाली बातचीत हमारे हालदार साहब को समझ में नहीं आती है। तो फिर वे वापस उससे पूछते हैं, तो वो उससे आराम से समझाता है और समझाते हुए कहता है कि एक कैप्टन है जिसके पास चश्मों की दुकान है और उस चश्मे पर वो अलग अलग फ्रेम के चश्मे रखता है, और जब उसमें से किसी ग्राहक को वैसे ही चश्मे की जरूरत होती है जो उसने मूर्ति पर लगा रखी है, तो वह मूर्ति का वो चश्मा हमारी मूर्ति का वो चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। और ये बात हमारे हालदार साहब को समझ में आ गई, और अब वो अपने दिमाग में एक योजना क्या बनाते हैं चश्मे वाले से जुड़ी हुई। वो इस प्रकार है कि हालदार साहब को अब कुछ बात समझ में आई, और कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है बल्कि दुखी करती है। इसलिए वो ये सोचता है कि शायद नेताजी को बिना चश्मे के कारण असुविधा हो रही होगी, इसलिए उसकी जो छोटी सी दुकान है ना जिसमें गिने चुने फ्रेम है, उसमें से एक फ्रेम लेकर नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। और जब कोई ग्राहक आता है और उन्हें वैसे ही फ्रेम की जरूरत होती है, तो वह मूर्ति पर लगा हुआ फ्रेम लाकर ग्राहक को दे देता है, और वो भी शायद नेताजी से क्षमा मांगते हुए, और फिर दूसरा फ्रेम लाकर हमारे नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। मन ही मन हालदार साहब खुश होते हुए कहते हैं, वाह भाई क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछा नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में डूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी नहीं थी, इसलिए वह आंखों ही आंखों में हंसता है। यानी आंखों ही आंखों में हंसने से तात्पर्य क्या होता है, शायद यहाँ पर पान वाले के प्रति व्यंग्यात्मक हंसी है, ठीक है, जिससे उसकी तौन थिरकती है। कत्थे को वह पीछे फेंकता है जो उसके मुंह में भरा हुआ था, पीछे मुड़कर देखता है, फिर मुस्कुराते हुए बोला कि मास्टर बनाना ही भूल गया। यानी हमारे जो मोतीलाल जी थे जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी, और उनको जल्दी मूर्ति बनानी थी, यानी पूरा मूर्ति का ढांचा तो बना दिया, लेकिन शायद वो चश्मा बनाना भूल गए और बाद में किसी का ध्यान भी उधर नहीं आया। पान वाले के लिए तो ये एक मजेदार बात थी, यानी मजाक का विषय था, लेकिन हालदार साहब के लिए तो ये चकित यानी आश्चर्यचकित करने वाला, द्रविड़ यानी अंदर से थोड़ा सा दर्द महसूस करने वाला था। और वो दर्द किससे जुड़ा हुआ है, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो उपेक्षा का भाव आज की पीढ़ी में दिखाई दे रहा है, वो शायद हालदार साहब को अंदर दर्द दे रहा था। इसलिए वह थोड़े से द्रविड़ हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, यानी अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का ही अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाना उसके लिए संभव नहीं होगा। और उसने कोशिश भी करी होगी, लेकिन शायद बारीकी के चक्कर में उससे चश्मा बना नहीं होगा, और इस कारण वह फिर इसको बनाने की कोशिश भी नहीं करी होगी। ये अनुमान कौन लगा रहे हैं, ये अनुमान हालदार साहब लगा रहे हैं। हालदार साहब को ये कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक से मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी जैसे जैसे वे मूर्ति के बारे में और कैप्टन के बारे में जानकारी ले रहे थे, वो सब कुछ उनके लिए एक अनोखा आश्चर्यजनक परिस्थितियां पैदा कर रहा था।
इन्हीं ख्यालों में वो खोते रहते थे और जैसे ही खोए खोए वो उस कस्बे में गुजरते, अनायास उनकी नज़र उस मूर्ति ऊपर भी गुजर लग जाती थी, देखने लग जाते थे और फिर उसके बारे में वो कल्पना भी करने लग जाते थे। इसी प्रकार खोए खोए यानी अपने ही ख्यालों में खोए गए पान वाले के उन्होंने पैसे चुकाए, चश्मे वाले की देशभक्ति को नतमस्तक होते हुए वे अपनी जीप की तरफ बढ़ते हैं, फिर पीछे थोड़ा देर रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, पान वाले के पास जाकर पूछते हैं दोबारा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी था या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी अब हमारे नेताजी हवलदार साहब के मन में क्या कौतुक आश्चर्य पैदा हो रहा है कि ये जो कैप्टन जिसे तुम बोल रहे हो ये कोई हमारा पुराना स्वतंत्रता सेनानी है या आजाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी उसका ही कोई सिपाही वगैरह है। ये कौन है कैप्टन जिसे तुम कैप्टन कहकर बुलाते हो। पान वाला तब तक नया पान खा रहा था। पान पकड़े पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूरी रोक कर हवलदार साहब को ध्यान से देखता है। यानी हवलदार साहब ने जैसे ही पूछा कि ये कैप्टन है कौन, क्या नेताजी का साथी है या कोई हमारा भूतपूर्व आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तो ये उसको आश्चर्य होता है पान वाले को कि ये हवलदार साहब क्या पूछ रहे हैं। इसलिए उनका जो हाथ में पान पकड़ा हुआ था वो पान हाथ में ही रह जाता है और वो अपनी लाल पीली वाली जो बत्तीसी है वो दिखाता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो जरा उसकी। यानी यहाँ पर इन जो पंक्तियां आपने सुनी है ये सारी पंक्तियां पान वाले के मुंह से हमारे कैप्टन के लिए एक व्यंग्यात्मक रूप से बोली गई है, क्योंकि वो हमारा जो कैप्टन है इसका रेखा चित्र किस प्रकार का खींचा है। चश्मे वाले के जो नेताजी का, ये जो नेताजी में पाठ में कैप्टन है, कैप्टन का जो रेखा चित्र है वो पान वाले के द्वारा किस प्रकार खींचा गया है, वो इस प्रकार है कि वो एक तरह से लंगड़ा है और बहुत पतला दुबला है और वो अपने आप में खोया रहता है। इसलिए लोग, स्थानीय लोग उसे क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं कि पान वाले ने उसकी उपेक्षा कैसे की है कि वो लंगड़ा है, फौज में जाएगा वो लंगड़ा, पागल है पागल। और तभी उधर से ही हमारा कैप्टन आ रहा है और उस कैप्टन की जानकारी वो हवलदार साहब को दे देते हैं और बोलते, वो रहा देखो मिल लीजिए और आपके पास कोई साधन है तो इस बेचारे की फोटो वोटो भी छपवा दीजिए पेपर में ताकि इसका भी नाम हो जाए। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस प्रकार मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, और अवाक का मतलब है उनकी जबान खुली की खुली रह गई, यानी शब्द नहीं निकल रहे थे अब उनके मुंह से, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है ये बहुत बूढ़ा मरियल सा है, यानी बहुत कमजोर है, लंगड़ा भी है और सिर पर गांधी टोपी लगा रखी है और आंखों पर एक काला चश्मा भी लगाए हुए हैं और हाथ में एक छोटी सी संदूकची है, यानी एक छोटी सी संदूक जिसके अंदर वो अपने ये चश्मे रखता है जिनके फ्रेम भी रखता है। ठीक है, तो ये बूढ़ा मरियल लंगड़ा गांधी टोपी आंखों पर काला चश्मा ये आपको याद करने हैं और ये हमारे कैप्टन की रेखांचित उसका रेखा चित्र है जो आपको पूछा जा सकता है। संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे थे। अभी अभी वो किसी गली से निकला ही था और अब एक वो बंद दुकान के सारे अपने बांस टिका रहा है, बांस यानी जिस पर वो ये सारा लगाकर हाथ में लेकर चलता है। एक तख्ती है, तख्ती पर सारे चश्मे के फ्रेम लगा रखे हैं, उसको हाथ में पकड़कर वो गली गली चश्मे बेचा करता है। और अब वो शायद किसी गली से बाहर निकल कर आया है और थका होने के कारण किसी दुकान के आगे थोड़ी देर टिक कर खड़ा हो रहा है। और तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है और फेरी का मतलब है गली गली जाकर चीजें बेचना। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हो, क्या इसका यही वास्तविक नाम है, लेकिन पाल वाले ने तो लगता है कि अब साफ बता दिया था कि अब वो इसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी हमारे जैसे ही कैप्टन साहब की स्थिति हवलदार साहब देखते हैं तो उनका कौतुक और बढ़ जाता है और वो पान वाले से पूछना चाह रहे थे कि ये इसका नाम कैप्टन कैसे रखा, क्या इसका ओरिजिनल नाम है या बाद में रखा गया। लेकिन पान वाले का जो लास्ट में बात करने का तरीका था
उसे सुनकर हमारे हवलदार साहब समझ गए कि पान वाला अब बिल्कुल भी किसी तरह की बातचीत करने के मूड में नहीं है, और उधर उनका ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और उन्हें घर पे काम भी था, इसलिए वे जीप में बैठकर उस टाइम चले जाते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को निरखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, यानी यहाँ पर जो स्थिति लिखी गई है, मूर्ति पर बदलते रहने वाले चश्मों की कहानी है। उनका इतिहास है कि जब भी वो उस कस्बे से गुजरते तो वह उस मूर्ति को जरूर निहारते, और निहारने के साथ ही हमारे कैप्टन के प्रति जो श्रद्धा है वो उनके मन में और बढ़ जाती, क्योंकि वो मूर्ति को अलग अलग प्रकार के चश्मों से सुशोभित जो कर रहे थे, और वो सारा जो देखने का उनका तरीका है वो उनके मन में उत्सुकता और खुशी के क्षण दे रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। जैसी मूर्ति पहले थी वैसी मूर्ति अब लग रही थी, और उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। यानी एक दिन हवलदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्होंने देखा कि आज मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। जैसे हमारे मास्टर मोतीलाल जी ने बनाई थी वैसी ही मूर्ति थी, और आसपास की दुकानें भी बंद थी, क्योंकि हमारे हवलदार साहब किसी से पूछना चाह रहे थे, लेकिन अधिकांश दुकानें उन्हें बंद लगी और पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति के चश्मा नहीं था, यानी दूसरे 15 दिन के बाद जब वापस वो उस कस्बे से गुजरते हैं तब भी उन्होंने उस मूर्ति को देखा, लेकिन आज भी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से टटोलते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी यहाँ पर उसकी मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि पान वाला जो इतने दिन कैप्टन का मजाक उड़ाता था, आज जैसे ही हमारे हवलदार साहब के बारे द्वारा उस कैप्टन की जानकारी लेने की कोशिश की गई तो हमारे पान वाले की आंखें भी नम हो जाती है और आंखों को पोंछते हुए धीरे से कहता है, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, यानी हवलदार साहब का एक जो अंदर देशभक्ति की भावना थी वो कैप्टन से भी जुड़ी हुई थी और वो मूर्ति से भी जुड़ी हुई थी, और ये तीनों कभी आपस में मिल भी नहीं पाते हैं, लेकिन इनके आंतरिक रूप से जो देशभक्ति की भावना थी वह स्वतः ही वहां प्रकट हो रही थी। इसलिए यहाँ पर वह आगे कुछ और पूछ नहीं पाते हैं और चुपचाप थोड़ी देर वहीं खड़े रहते हैं, फिर पैसे देते हैं पान के और अपनी जीप में आकर बैठ जाते हैं और आगे की ओर रवाना हो जाते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बेटा यहाँ पर एक तरह से हमारे हवलदार साहब के शब्दों में दर्द भी है और व्यंग्य भी है, और वो दर्द किसके लिए है? जो देश की खातिर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वो चाहे हमारी सरहदों पर सीना तान कर खड़ा रहने वाला एक सिपाही हो, सैनिक हो, या हमारे यहाँ जीवन की सुरक्षा करने वाले डॉक्टर हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो अपना स्वार्थ भूलकर किसी की भी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। तो आज का जो युवा जीवन है वो उस जीवन में उनकी जो सेवा कार्य है उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्य बातें ढूंढ लेता है, क्योंकि हो ना हो उनके काम में भी कोई ना कोई स्वार्थ ही होगा। अगर सिपाही सेना पे काम कर रहा है सरहदों पर तो उसे वहां पर सैलरी मिलती है, तो क्या आपको इतने सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम अपने आप मरने के लिए किसी के सामने जाकर खड़े होते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। वो जब तक हमारे अंदर एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा नहीं हो तब तक हम कि आसानी से ऐसे जो हमारी नौकरियां हैं उनको हम नहीं ले सकते हैं। और उसी प्रकार हम जीवन के जो विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं उन रास्तों में अगर सेवा कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन की भावनाओं में वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हम वो कार्य कर पाते हैं। लेकिन आज का युवा मन जो मशीनी मानव के रूप में बदलता जा रहा है
उसकी सोच स्वार्थी होती जा रही है और स्वार्थ के कारण वह हर एक व्यक्ति के कार्यों को शक की नजर से देखती है कि उसके काम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थी होगा। इसलिए कैप्टन जो निस्वार्थ भाव से नेताजी के प्रति अपनी देशभक्ति की भावना को व्यक्त करता है, तो पान वाले को उसमें भी कहीं ना कहीं व्यंग्य ही नजर आता है और वो व्यंग्य कितनी बार यहाँ पर व्यक्त कर चुका है। और इसलिए उन लोगों का जो व्यवहार है, जो इस तरह के लोगों पर व्यंग्य करते हैं, उन लोगों के लिए तो हमारे क्या है, जो देशभक्ति का काम, इस तरह का जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके लिए तो क्या है, एक दर्द है कि उन लोगों को कोई समझ नहीं पा रहा है। और जो इन लोगों पर व्यंग्य करते हैं, उन लोगों के लिए एक तरह से उनकी भड़ास निकालना है कि ये समाज ऐसा क्यों होता जा रहा है, क्या उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं मरती जा रही है। क्योंकि कैप्टन तो एक गया है, उस मोहल्ले में कैप्टन के कार्यों को कितने लोग देख रहे थे, कितने जनों ने कैप्टन के इस व्यवहार को, कार्य को आज कितने सालों से देखा होगा, लेकिन फिर भी कैप्टन के इस कार्य को शायद आज इतने महीनों से, यानी 2 महीनों से जो ये मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था, उस कार्य को किसी ने भी देखा भी नहीं और न ही किसी अलग तरह का कोई चश्मा मूर्ति पर बिठाने की कोशिश करी। लेकिन इन सब बातों से हमारे हालदार साहब को अंदर ही अंदर दुख होता है। और 15 दिन बाद एक बार, अगले 15 दिन के बाद जब उस कस्बे से वापस वो हालदार साहब गुजरते हैं, तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की प्रतिभा तो अवश्य मिलेगी, लेकिन आज उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है। और उस पर जो उस कमी को दूर करने वाला कैप्टन था, वो कैप्टन अब इस संसार में नहीं रहा है। इसलिए ये सोचकर कि आज जब वो उस कस्बे से गुजरेंगे तो मूर्ति की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और पान भी नहीं खाएंगे और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से भी बोल दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है और पान हम कहीं आगे खा लेंगे। ऐसा जो उनके अंदर जो दर्द था, उस दर्द के कारण वो न तो वहां रुकना चाह रहे थे और न ही वो पान खाना चाह रहे थे। इसलिए ड्राइवर को बोल दिया कि आज बहुत ज्यादा काम है तो तुम सीधे ही चल देना। लेकिन आदत से मजबूर, हमारी जो आदत होती है ना, जिस चीज को हम रोज देखते हैं, तो उस चीज को देखने की आदत जैसे ही वो जगह आती है, हमारी आंखें स्वतः ही उधर मुड़ जाती है या उठ जाती है। कुछ ऐसा ही हालदार साहब के साथ हुआ। जैसे ही वह चौराया आता है, उनकी आंखें अनायासी मूर्ति की तरफ उड़ जाती है और कुछ उन्होंने ऐसा देखा, अनोखा देखा कि अचानक जोर से चीख पड़े, रोको। क्योंकि जीप तो स्पीड में चल रही थी, ड्राइवर ने तो पहले बोल रखा था नहीं रोकने के लिए, इसलिए ड्राइवर तेज चल रहा था। लेकिन जैसे ही हालदार साहब जोर से चीखते हैं, ड्राइवर ने जीप में जोर से ब्रेक लगाए और रास्ता चलते चलते लोग यह सारा दृश्य देखकर रुक गए और एकदम से वहीं खड़े होकर वो ताकने लगे कि क्या हुआ है इस जीप में। और जीप अभी पूरी रुक भी नहीं पाई थी कि हालदार साहब जीप से कूद जाते हैं और तेजी से दौड़ते हुए मूर्ति की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। और वहां भी वो अटेंशन यानी सावधान की मुद्रा में जाकर नेताजी को सल्यूट करते हैं और उस स्थिति में जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। और चलती हुई जीप से वो मूर्ति की पता नहीं क्या बदलाव नजर आया कि चलती हुई जीप से वो उठते हैं और एकदम से चलती हुई जीप से वो कूद जाते हैं और एकदम से जाकर मूर्ति के सामने सावधान मुद्रा में खड़े होकर एकटक उसे निहारने लग जाते हैं। और आज मूर्ति पर कुछ और बदलाव था और वो बदलाव था एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा। और सरकंडे से मतलब है गना, और गने की जो सिंकें होती है ना, जिससे बहुत सारी चीजें बाद में सूखने पर बनाई जाती है, उसी सिंक से एक चश्मे का आकार दिया गया था और वो चश्मा हमारे नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। और इस प्रकार वो चश्मे का निर्माण किया गया था जैसे छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। और वो दृश्य देखकर हालदार साहब की आंखों से लगातार पानी बहने लग जाता है, अर्थात हालदार साहब भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आई। और हालदार साहब की आंखें भर आने से यहाँ पर लेखक क्या समझाना चाह रहे हैं कि वो दृश्य अंदर से अंदर ही अंदर
हमारे हलदार साहब को इतना भावुक कर देता है कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी के अंदर देशभक्ति की भावना जिंदा है और युवा पीढ़ी इस कमी को समझती भी है और इस कार्य को कर भी सकती है। और उनका जो आदर भाव था मूर्ति के प्रति, उसे देखकर वो खुश होते हैं और खुशी से उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर वापस पढ़ना है, समझना है और बाद में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा की जाएगी।